हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लेकर आए हैं नीट 2022 का पेपर। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप भी अपनी पेन कॉपी उठा लें और मेरे साथ सॉल्व ज़रूर करें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और अंत में एक कमेंट आप छोड़कर जाना ना भूलें इस वीडियो पर। आपका कमेंट, आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमको अपनी आप आपकी हेल्प में अपने आप को और इम्प्रूव करने और बेहतर कंटेंट देने में हेल्प करता है। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। टू थर्मल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 एंड 200 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो दो थर्मल रेजिस्टेंस है 100 और 200, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है। The ratio of thermal energy developed in 100 and 200 is in a given time is। तो 100 ओम है, ये 200 ओम है। अब रेशियो निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ से करंट आई आया, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा I1, जो कि क्या होगा, सही है पैरेलल में है तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये कितना आ जाएगा 200 अपॉन 300 इंटू आई, तो 2I/3 आ जाएगा यहाँ करंट। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा सर, यहाँ से करंट जाएगा I/3। तो 100 ओम रेजिस्टेंस में हीट कितनी डेवलप हो रही है, वो सर हो जाएगी I²R। तो ये कितना हो जाएगा बताओ सर, 2I/3 का होल स्क्वायर इंटू 100। ऐसे ही हीट 200 में कितनी डेवलप होगी सर, वो भी I²R। इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना है सर, वो है I/3, I/3 का होल स्क्वायर इंटू 200। और अब हमको इन दोनों का रेशियो चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, H100 अपॉन H200 निकालेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2I/3 का होल स्क्वायर इंटू 100 अपॉन I/3 का होल स्क्वायर इंटू 100 इंटू 200। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 1/2 कैंसिल, I/3 से I/3 कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 2, तो 2:1 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट। टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, दो कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, पोटेंशियल वुड बी, ठीक है, हैविंग इक्वल चार्जेस। चार्जेस कितने हैं, इक्वल है। तो एक स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है सर जी, स्फीयर अगर इस पर चार्ज Q है तो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है बताओ, KQ/R होता है सर। ठीक है। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, और जिसका रेडियस छोटा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। R1 का रेडियस कम है तो पोटेंशियल ऑफ V1 विल बी ग्रेटर देन V2। आर सॉरी सॉरी R2 का रेडियस छोटा है तो पोटेंशियल ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ 1। जिसका रेडियस छोटा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है। तो मोर और स्मॉलर स्फीयर, पोटेंशियल विल बी मोर और स्मॉलर स्फीयर, छोटे स्फीयर में पोटेंशियल ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स of frequency mu and mu/2 are incident on a photoelectric material, their stopping potential is their stopping potential is Vs/2 और Vs। तो दो लाइट है, एक में फ्रीक्वेंसी म्यू है और एक में फ्रीक्वेंसी म्यू/2 है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs/2 और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही, तो पहले ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं सेकंड केस। तो फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन क्या रहेगी, एच म्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू EVs/2। और सेकंड केस के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो एच म्यू/2 माइनस फाइव इज इक्वल टू EVs। अब इसको पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2h म्यू माइनस 2 फाइव इज इक्वल टू EVs। और अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। और जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा +5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा h/2 माइनस 2h, तो क्या हो जाएगा -3h/2। तो हमारे पास यहाँ से फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3h/2।
और फाई को फिर हम स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसा लिख सकते हैं सर? वो तो हम लिख सकते हैं h इंटू म्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 3h म्यू बाई 2। h से h कैंसिल हो जाएगा तो म्यू थ्रेशोल्ड हमको क्या मिल जाएगा 3 म्यू बाई 2। ये हमको फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल था। अगला, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होगा? तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये आप सबको पता है। तो डिक्रीज फॉर कंडक्टर गलत, कंडक्टर का डिक्रीज नहीं होता। इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर सेमीकंडक्टर, ये भी गलत। डिक्रीज फॉर बोथ गलत, दोनों के लिए डिक्रीज नहीं। इंक्रीज इन कंडक्टर बट डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, if initial tension on a stress string is doubled then ratio of initial and final speed on the transverse wave is। तो वेलोसिटी क्या होती है सर? सर वो होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। अब अगर आप v1 को आप लिख लेते हो अंडर टी बाई म्यू, तो टेंशन को अगर आप इनिशियल टेंशन को आप क्या करो डबल कर रहे हो, तो v2 आपके पास क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2t बाई म्यू। तो आपके पास v1 अपॉन v2 रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, हमको वेवलेंथ मैच करानी है। अब वेवलेंथ मैच कराने में आपको जरूरी नहीं है कि आपको सारी वेवलेंथ याद हो, ठीक है, याद नहीं रखना है, पर आपको लॉजिक से काम करना है, ठीक है, लॉजिकली आपको चीजों को अप्रोच करना है। जैसे हमको मालूम है कि एक्सरे बहुत ही हाई एनर्जी होती है, सबसे हाई एनर्जी यहां पर क्या होगी एक्सरे। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी कम, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी ज्यादा। रेडियो वेव्स कम एनर्जी वाली होती है तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बड़ी होगी, ठीक है। तो और इंफ्रारेड की वेवलेंथ भी कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ कम होगी, एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम मान होगी। तो अगर हम डी को फर्स्ट से कनेक्ट कर ले, डी को अगर हम फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे तो थर्ड ऑप्शन तो हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होगी बहुत ज्यादा होगी, तो सेकंड से फर्स्ट को हम सेकंड से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट करेंगे, डी को फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। The ratio of radius of gyration of thin uniform disk about an axis passing through center and normal to its plane। क्या बोल रहा है, एक डिस्क है पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक है, डिस्क है, इस एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात पहले निकालो। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका सर? ये तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तुम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, एम के स्क्वायर के बराबर पुट कर देंगे, एम से एम कैंसिल, के की वैल्यू हो जाएगा आर बाय रूट 2। आगे बढ़ते हैं, टू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। अब डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के अबाउट। अब मुझे बताओ डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर? डायमीटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, डिस्क की ही बात हो रही है। तो इसको हम क्या पुट करेंगे, एम के स्क्वायर के बराबर पुट करेंगे, एम से एम कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ जाएगी आर बाई 2, के टू की वैल्यू ये के वन। तो आपको के वन अपॉन के टू निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर बाय रूट 2 होल अपॉन आर बाई 2, आर से आर कैंसिल, ये रूट 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये रूट 2 इज टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, ठीक। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना देन पावर ऑफ लेंस इज। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये क्या होता है बताओ, म्यू माइनस 1 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज करेंगे इसमें। पावर के लिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी म्यू माइनस 1, रेडियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5, तो 1.5 माइनस 1 बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसा वाला लेंस, ठीक। तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आर आर 20 तो आर वन की वैल्यू, ये वाले का आर वन की वैल्यू 20 है और इस वाले आर टू की वैल्यू भी क्या है 20। तो इसको हम लिखेंगे +20
और इसको हम लिखेंगे -20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 और ये हमारे पास हो जाएगा 1/10। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में है तो इंटू 100 भी होगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो पावर हमारे पास आ जाएगा 5 डायोप्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड एसोसिएटेड मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h/p। तो लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है p, तो ये क्या हाइपरबोलिक पैराबोला टाइप बनेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, when light propagates through a material medium of relative permittivity ER and mu r, the velocity v is given by। तो आपके पास c की वैल्यू क्या होती है सर c की वैल्यू होती है 1/√μ0 v की वैल्यू किसी भी मीडियम में क्या होती है 1/√μ0 तो है ही, यहाँ पे म्यू आर ई आर आ जाता है साथ में। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√μ0 अपॉन म्यू आर ई आर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये तो हमारे पास बन गया सी, तो c/√μ आर ई आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज। ठीक है, एलिमेंट एक्स क्या है। अब आप यहां से देखें कि ये गामा डिके हो रहा है, ठीक है। तो इसका कोई मास तो होगा नहीं, तो मास नंबर तो सेम रहना चाहिए, 22 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मास नंबर विल नॉट चेंज, क्योंकि यहाँ पर इस वाले डिके में मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ रहा है ना, ये मासलेस है और ये तो गामा रे है, तो मास चेंज नहीं होगा। तो मास चेंज नहीं होगा तो 22 ही मास नंबर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ई पॉजिटिव निकल रहा है, अगर ई पॉजिटिव निकल रहा है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो ई पॉजिटिव अगर निकल रहा है, तो ये क्या है, ये ई पॉजिटिव निकल रहा है मतलब ये बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है। अगर ये बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक न्यूट्रॉन अंदर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। सॉरी, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, gas undergoes 4 different processes of same initial state as shown in the figure. These processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represents adiabatic process among 1 2 3 4 is। ये तो है नहीं, हमको क्या बताना है, एडियाबेटिक बताना, ये भी नहीं है। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। तो एडियाबेटिक का अगर स्लोप ज्यादा होता है तो आप बना लो, एक किसी भी पॉइंट पे दो आप लाइन खींच लो, एक ये और एक ये, लाइक दिस। स्लोप किसका ज्यादा है आप देख लो, सर इसका स्लोप ज्यादा है तो ये एडियाबेटिक हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट, the ratio of distances traveled by a freely falling body in first, second, third and fourth second is as n
क्या होता है, u प्लस 1/2 a 2n-1, यही होता है। nth सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है बॉडी, इतना ही करती है, 1/2 a 2n-1, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर आपको इनिशियल फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो आपके पास एस एन क्या हो जाएगा, 1/2 a 2n-1। तो एस एन किसके प्रोपोर्शनल है, 2n-1 के। तो हमको S1 is to S3 is to S4 निकालना है, n की जगह पुट कर दो 1/2 a, फिर 2 × 1 - 1 रेशियो 1/2 a 2 × 2 - 1 रेशियो 1/2 a 2 × 3 - 1 रेशियो 1/2 a 2 × 4 - 1। तो 1/2 a 1/2 a 1/2 a चला गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:3:5:7। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। An object of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to two end of a rigid rod of length 10 मीटर। एक rigid rod है जिसकी लेंथ क्या है, 10 मीटर है, और इसके दो एंड पे दो मासेस कनेक्टेड है, एक है 10 kg का, एक है 20 kg का। ठीक है, विथ नेग्लिजिबल मास, ठीक है, रॉड का मास नहीं है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg मास, 10 kg मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0,0, ये क्या हो जाएगा 10,0। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, XCM कितना आ जाएगा, 10 × 0 प्लस 20 × 10 / 20 + 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 200/30, तो 20/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एनर्जी दैट विल बी रेडिएटेड बाय 10 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो ये खत्म हो गया, तो पावर दे रखा है, पावर क्या हो जाएगा बताओ, पावर आपको दे रखा है 100 × 10⁻³ वाट। मतलब इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में इतनी जूल निकल रही है एनर्जी, 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी पावर इंटू टाइम। ये कितना हो जाएगा 100, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁵ इंटू टाइम कितना हो जाएगा 3600 जूल। तो ये कितना आ जाएगा 36 × 10⁻7 जूल, इतना जूल एनर्जी निकलेगा। सिंपल। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिकल लिफ्ट with a maximum load of 2000 kg is moving with constant velocity 15 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है जिसका मास कितना है, जिसका मास है 2000 kg, जिसका मास है 2000 kg, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड से। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 3000 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 3000 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स है तो नीचे की तरफ लगेगा। मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू लिफ्ट इन वॉट इज। अब आप मुझे बताओ नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा होगा, इस लिफ्ट का वेट कितना होगा, सर जी इस लिफ्ट का वेट होगा 2000 × 10 न्यूटन, ठीक है, जो हो जाएगा 20,000 न्यूटन। ठीक, ऊपर की तरफ फोर्स लिफ्ट पे F लग रहा होगा, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है 3000 न्यूटन ये वाला, और एक 20,000 न्यूटन वाला ये वाला, टोटल कितना लग जाएगा 23,000 न्यूटन। तो पावर कितना आ जाएगा, जो पावर रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा F × V, क्या हो जाएगा 23,000 इंटू वेलोसिटी कितनी है 1.5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5, तो 23 को 15 से मल्टीप्लाई करो, एक डेसिमल से एक काट दिया, 15 3 45, 4 15 2 30 और 34, तो ये क्या हो जाएगा 345 × 00 वॉट। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, A copper wire of length 10 meter radius इतना has electrical resistance इतना, current density in wire for electric field strength इतना is। current density in wire for electrical resistance इतना is,
ठीक है, तो J इज इक्वल टू क्या होता है? J इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। J इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा ई होता है। बिल्कुल। अब हमको J निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दे रखी है 10। हमको बस सिग्मा बताना है। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। और ये किसके बराबर होता है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा? होता है एल अपॉन ए आर। और यही हमारे पास क्या आ गया? कंडक्टिविटी। तो यहां से हमारे पास कंडक्टिविटी कितनी आएगी? एल। एल कितना है? 10 मीटर। ए कितना है? पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर रेडियस दे रखी है, तो पाई आर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁴ अपॉन पाई इंटू आर मतलब रेजिस्टेंस, वो कितना है? 10। पाई से पाई कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 10⁻⁴। 10⁻⁴ हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई मैग्नीट्यूड में। यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास जे का वैल्यू कितना आ जाएगा? जे का वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10, तो 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये एक फॉर्म है ओम्स लॉ का, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। अगर सोप बबल एक्सपेंड होगा तो प्रेशर इनसाइड बबल क्या होता है? सर वो होता है, सोप बबल है तो 4T/R। अगर सोप बबल एक्सपेंड हो रहा है मतलब R इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। आंसर इज 2। नेक्स्ट, Biot-Savart law gives us the expression for magnetic field strength of infinite current small current element of a current carrying conductor only. बिल्कुल, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करता है, तो ये बात सही है। Biot-Savart law is analogous to Coulomb's inverse square law of charge q, with former being related to field produced by scalar source ideal, while later being produced by vector source q. नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। Biot-Savart लॉ एक वेक्टर सोर्स है, आइडियल इज नॉट अ स्केलर सोर्स। दिस इज नॉट अ स्केलर सोर्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, Biot-Savart लॉ डील करता है वेक्टर सोर्स से, और कूलम्स लॉ डील करता है स्केलर सोर्स से। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तुम्हारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, a shell of mass m is initially at rest. It explodes into 3 fragment, इतना 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 ratio. If the fragment have equal if the fragment having equal masses fly along mutually perpendicular direction. ठीक है, तो दो फ्रेगमेंट है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कह लेते हैं 2m m और m, सॉरी 2m 2m m, 2m 2m m। तो ये 2m ऐसे जा रहा है, ये 2m ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब हमसे बोल रहा है कि स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट, तीसरे फ्रेगमेंट की स्पीड बताना, दोनों किसमें जा रहे हैं? v स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा पूरे सिस्टम का? 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम किस पे था? रेस्ट पर, लिखा हुआ क्वेश्चन में। फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखोगे? इस वाले का क्या लिखोगे? 2mv_i कैप। इस वाले का क्या लिखोगे? 2mv_j कैप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और मान लेते हैं तीसरा मास जो है m, उसको हम मान लेते हैं कुछ v डैश, तो क्या हो जाएगा? प्लस एम वी वेक्टर। ठीक है, एम वी डैश वेक्टर। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2mv_i कैप प्लस 2mv_j कैप प्लस एम वी डैश वेक्टर। एम से एम कैंसिल कर दो, तो वी डैश वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा? -2vi कैप -2vi कैप और -2v_j कैप। तो वी डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा?
माइनस 2v² प्लस माइनस 2v², तो 2√2v इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. आंसर इज 4. नेक्स्ट, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ long column of highly viscous liquid. The current graph showing speed of ball as a function. इनिशियली बेटा स्पीड होगी 0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी. उसी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी. ऐसा ग्राफ आता है, ये नोट्स में आपको डायरेक्टली आपने देखा होगा. टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होता है, इनिशियली स्पीड बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है. दिस इज द ग्राफ. तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. ठीक. नेक्स्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाइंग व्हील मूविंग with uniform angular acceleration changes from इतना to इतना in 16 सेकेंड. ठीक है, तो हमको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, तो इसको पहले ओमेगा आई क्या है? ओमेगा आई कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 1200 इंटू 2 पाई रेडियन, आरपीएम है ना, इंटू 60 सेकेंड. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 20. तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3120 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 से काटो, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12. तो ये हमारे पास हो जाएगा 104 पाई रेडियन पर सेकेंड. अब आपको अल्फा बताना है, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी. ओमेगा एफ क्या है? 104 पाई माइनस ओमेगा 40 पाई बाई टाइम कितना हो जाएगा? टाइम ये 16 सेकेंड्स में हो रहा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 64/16 पाई. ठीक है, और 16 4 ज़ा 64 होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3. पीक वोल्टेज ऑफ अ एसी सोर्स इज इक्वल टू. अब आई आर जैसे वोल्टेज है, तो वी आर एम एस क्या होता है सर? वो होता है आई V0/√2. V0/√2. तो V0 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू VRMS. तो √2 टाइम्स VRMS. ठीक है, तो ये गलत हो गया, RMS गलत हो गया, √2 टाइम्स VRMS. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, द डायमेंशंस दिस बिलोंग्स टू. ये किसकी डायमेंशन है? तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा? एक एक करके निकालना पड़ेगा डायमेंशन सबका, है ना, और कुछ नहीं कर सकते. हम्म, तो और कुछ नहीं कर सकते, तो निकालते हैं. पहला है परमिटिविटी. तो परमिटिविटी का डायरेक्शन हमको बताना है. परमिटिव मतलब एप्सिलॉन नॉट. अब एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है? तो सर वो आता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें आता है. ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम कैसा लिख सकते हैं? 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ. तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन निकालना है. 1/4 तो डायमेंशन लेस है. Q1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? Q1 चार्ज है. चार्ज क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना. तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, तो एम्पियर AT होता है. तो ये भी AT, ये भी AT, और ये R क्या हो जाएगा? ये L स्क्वायर हो जाएगा. फोर्स कितना हो जाएगा? MLT-2. ठीक, तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा A²T². फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? ML³ T-2. ML³T-2. तो इसका डायमेंशन हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया M-1 L-3 T4A². M-1 L-3 T4A². तो
ये पहला वाला तो मैच नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब अब सेकंड हम इंडक्टेंस को चेक करते हैं। तो इंडक्टेंस के लिए क्या होगा, एनर्जी से करते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाँ सर होता है। इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 2e बाई आई स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो, इसका हमको डायमेंशन चाहिए है, टू द डायमेंशनलेस एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और करंट को अभी हमने लिखा यहाँ से, करंट तो एम्पियर होता है ना, तो ये ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ये भी हमारे पास ये वाला भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अगला, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वो होता है एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन डी। ये होता था दो वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एल इंटू डी, I1 I2। डी और एल का तो डायमेंशन सेम है, इसको लिख लेता हूँ। तो डी और एल का डायमेंशन सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। डी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, एल। आई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम्पियर का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अरे ये मैच हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी। फ्लक्स का अब निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल इतना इतना with x axis as shown in the figure, the ratio of respective velocity। displacement time graph है, तो velocity क्या होता है, slope। तो v1 क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1/√3। और v2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1। तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, 1/√3। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पीएन जंक्शन आर इक्वल इन। दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेम तरीके से लगे होंगे। मतलब देखो पीएन पीएन, ठीक, सीरीज में लगा हुआ। अब पीएन और एनपी ये उल्टा लगा हुआ। यहां पर अगर एक फॉरवर्ड बाइस है तो दूसरा भी फॉरवर्ड बाइस होगा, यहाँ पर एक फॉरवर्ड बाइस दूसरा रिवर्स बाइस, तो यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा, एक के ऊपर पूरा आ जाएगा। यहाँ दोनों क्या है, फॉरवर्ड, दोनों फॉरवर्ड बाइस होंगे या फिर दोनों रिवर्स बाइस होंगे। तो फर्स्ट और थ्री, ए और सी। तो हमारे पास ए और सी में जो कनेक्शन है वो एक जैसा है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सर्फेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। पर दोनों क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो यूनिट्स हैं पर डायमेंशन नहीं है, ठीक। सेकंड ऑप्शन, in Young's double slit experiment, student observes 8 fringes in certain segment of screen where a monochromatic light of wavelength itna is used. If the wavelength of light is changed to itna, then number of fringes is। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको 8 फ्रिंजेस दिख रही हैं तो आपको y की वैल्यू क्या हो जाएगी, n लैम्डा d बाई डी यूज करो पहले। तो आपको 8 फ्रिंज दिख रही, तो 8 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या है, 600 कैपिटल D बाई स्मॉल डी, और ये नैनोमीटर में यूज हो। तो वो जो सेगमेंट है वो इतनी लेंथ का सेगमेंट है। जैसे ये आपका, ये पूरा का पूरा आपका एक एपरेटस है। तो यहां पर अगर आप y दूरी पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको अगर आप 600 नैनोमीटर वाला यूज कर रहे हो तो 8 फ्रिंजेस दिखेंगी। तो 8th फ्रिंज यहां दिखेगी, ठीक है। तो ये आप 600 नैनोमीटर से, तो ये हमको ये y मिल गया, इस सेगमेंट की बात हो रही है। अब अगर आप वेवलेंथ चेंज कर दोगे तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जहां 8th फ्रिंज दिख रही थी 600 की, वहां कुछ और, मान लीजिए nth या mth फ्रिंज आपको दिखेगी। mth फ्रिंज आपको दिखेगी किसकी, 400 वाले की। तो ये हमारे पास बराबर क्या हो जाएगा, m लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी। तो क्या हो जाएगा, m लैम्डा डैश, है ना। तो लैम्डा डैश अब हमने चेंज कर लिया, 400 कैपिटल D बाई स्मॉल डी।
कैपिटल डी और स्मॉल डी कैंसिल, ठीक, ये हमारे पास ये ऐसे कैंसिल, 4 से 2 बार कैंसिल, तो m का वैल्यू कितना आ गया 12, m का वैल्यू कितना आ गया 12। तो 12 फ्रिंजेस, इसकी 12th फ्रिंज 400 की 12th फ्रिंज 600 की 8th फ्रिंज से कोइंसाइड करेगी। अगला, a ray of light falls on a glass surface of refractive index इतना at angle इतना, angle between refracted and reflected ray would be। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये हमारा ग्लास है, इसका म्यू कितना दे रखा है √3, और आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज पोलराइजेशन एंगल, आईपी कितना है, पोलराइजेशन एंगल क्या होता है, तो सर tan IP इज इक्वल टू म्यू होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan IP इज इक्वल टू √3। IP का वैल्यू इसके लिए कितना है 60 डिग्री, आप 60 डिग्री पे ही डाल रहे हो, तो ये पोलराइज हो जाएगी लाइट। तो ये पोलराइज अगर लाइट हो जाएगी तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी और रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे चली जाएगी, और जब पोलराइज होती है लाइट तब हमको पता है कि इनके बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। आंसर इज 4। तो हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि पोलराइजेशन एंगल पे आ रही है कि नहीं लाइट, अगर पोलराइजेशन पे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे परपेंडिकुलर होते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इतना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या होता है, सिर्फ जो नेगेटिव वाला सेक्शन था वो गायब कर लिया जाता है, वो गायब हो जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। जो आपके पास इनकमिंग वेव ऐसी है तो ये क्या होगा, जो नीचे वाला हाफ सेक्शन होगा ये गायब हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, a body of mass 60 gram experiences a gravitational force of इतना न्यूटन when placed at a particular point, the magnitude of gravitational field intensity at that point is। अरे भाई ये तो कितना आसान सवाल हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब जी का वैल्यू पूछ रहा है, तो W क्या होता है सर, वो तो होता है mg के बराबर, वेट इसको कितना 3 न्यूटन, m का वैल्यू कितना है 60/1000 kg इंटू जी, तो जी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा बताओ 3000/60, 6 से काटो 6 5 30 500, ठीक है, 500 हमको मिल गया न्यूटन पर केजी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा, ये 60 था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से काटो 6 5 से 30, हाँ 50 आ रहा है, 50 न्यूटन पर केजी है ऑप्शन में, हाँ ये जी आ गया उस जगह का। नेक्स्ट, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इतना, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इतना, इफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज। इफ द लूप, इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर है बेटा, तो आपका मान लो लूप ऐसा रखा हुआ है, आपका लूप सपोज ऐसा रखा हुआ है, तो ये प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड ऐसी है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका साइड कितना है 1 मीटर, तो इसका फ्लक्स बताना है। अरे फ्लक्स क्या हो जाएगा इसमें, बी इंटू ए, बी डॉट ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हाफ, एरिया कितना है 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा हाफ वेबर, ठीक, हाफ वेबर मतलब 0.5 वेबर। इफ T1 T2 भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 3, तो हमको एनर्जी का रेशियो बताना है। एनर्जी कितनी होती है किसी भी ऑर्बिट में सर, -13.6 n²/z² ये होती है, तो आपको E1 निकालना है, या जिसको उसने T1 बोला वो क्या हो जाएगा -13.6, वो हो जाएगा 2², और E2 क्या हो जाएगा -13.6 3², और z² तो है ही,
तो आपके पास E1/E2 कितना आ गया, Z² कैंसिल होगा, -13/6 कैंसिल होगा, 4/9 आ जाएगा। आंसर इज 4। ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस इतना इतना और इतने टर्न्स हैं, ठीक है, 1 एम्पियर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होता है सर, वो तो होता है μ0 Ni, ठीक है सर। अब μ0 की वैल्यू क्या होती है, 4π × 10⁻⁷ n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 100 टर्न्स पर mm। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 100 टर्न्स पर mm। मतलब इसका क्या हो गया, 100 टर्न्स पर 10⁻³ मीटर, या हम लिख सकते हैं 10⁵ टर्न्स पर मीटर। तो यहाँ पर हमको 10⁵ पुट करना होगा। करंट का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 4π × 10⁻² टेस्ला, 4π × 10⁻² और पाई को हम लिखेंगे 3.14 × 10⁻² टेस्ला। ये मल्टीप्लाई 4 4 16 6 1 4 1 5 4 3 12 12.56 × 10⁻² टेस्ला। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ध्यान रखना इसकी ऐसा यूनिट क्या होती, पर मीटर में होती, टर्न्स पर मीटर, नॉट पर mm। अगला, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ इतना इतना स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेस एट सम इंस्टेंट, the two are in the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration for shorter pendulum after which two are again in phase at mean position is। चलो, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 और 100 है ना, तो दो पेंडुलम है, एक ये है और एक ये है, ठीक। ये 100 सेंटीमीटर है और ये 121 सेंटीमीटर है, ठीक। इसका टाइम t1 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 2π√L/g। L क्या हो जाएगा 100/100 × g। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2π/√g, 2π/√g और यहाँ से 10/10 सेकंड। ऐसे ही t2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2π√L/g, तो 120/1/100 × g क्या हो जाएगा 2π/√g, यहाँ 11/10, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.1 2π√g ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या है, सेम फेज में है, सेम फेज में मतलब अगर ये इस तरफ यहां जा रहा है तो ये भी इस तरफ यहां जा रहा है। अब कितने समय बाद ये दोनों वापस सेम फेज में आएंगे, तो दोनों के एलसीएम के बाद एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, एलसीएम लेना होगा t1 t2 का। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर 2π/√g, ठीक है। 2π/√g तो भाई ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब हमको 1 और 1.1 का एलसीएम लेना है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम 1 और 1.1 का लेना है, ठीक है। एक मिनट, t1 और t2 मिल गया, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि मान लेते हैं n टर्म्स n वाइब्रेशन के बाद ये वापस इस पोजीशन में और ये m वाइब्रेशन के बाद है, मतलब n × t1 इज इक्वल टू m × t2। n इंटू क्या हो जाएगा 2π/√g 10/10 इज इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा 2π/√g 11/10। 2π/√g गया, 10 से 10 गया, तो 10 स्मॉल n इज इक्वल टू 11 स्मॉल n, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है कि इसके 11 वाइब्रेशन हुए होंगे और इसके 10 वाइब्रेशन हुए होंगे। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम, ठीक है, शॉर्टर पेंडुलम मतलब n की वैल्यू क्या है 11, तो इसके 11 वाइब्रेशन के बाद या इसके 10 वाइब्रेशन के, बड़े पेंडुलम के 10 वाइब्रेशन और छोटे पेंडुलम के 11 वाइब्रेशन के बाद ये मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल कंटेनिंग इतने kg वाटर एट STP इज। अरे अगर आपको मास दे रखा है
सर वो तो 4.5 kg दे रखा है, इसको हम क्या लिख देंगे 45 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 18। वाटर का मास कितना होता है 18, इतने मोल्स हो गए। ठीक है, तो हम अब क्या लगा लेंगे PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कितना है STP पे 10⁵, वॉल्यूम निकालना है, n की वैल्यू क्या आ गई 45 इंटू 10⁻³/18, r की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर होता है 273। यहाँ से आपको V मिल जाएगा। V आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक। चलो, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A and B are separated by plane boundary. The speed of light in those medium are इतना and इतना। अब बताओ, दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। V1 की वैल्यू क्या है 1 पॉइंट इतना दे रखा है, तो V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸ तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगा C/μ, ठीक। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा C अपॉन V1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, μ1 का वैल्यू। तो यहाँ से μ1 का वैल्यू क्या आ गया 2। ऐसे ही V2 का वैल्यू क्या आएगा, V2 क्या होगा 2 इंटू 10⁸। तो V2 का वैल्यू क्या होता है C/μ2, तो μ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा C/V2, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸। तो μ2 का वैल्यू क्या आ गया 1.5। तो यहाँ से हमको μ2 का वैल्यू क्या मिल गया 1.5। अब क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होता है हमेशा डेंसर से रेयर जाती है लाइट। तो यहाँ डेंसर मीडियम कौन सा है ऊपर वाला, तो डेंसर से रेयर आई, ठीक है, डेंसर से रेयर आई ऐसा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ये थीटा सी मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा सी इंटू 2 इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 1.5। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, तो साइन थीटा सी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो थीटा सी क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 0.75, साइन इनवर्स 0.75, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैच करना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी है, तो ये क्या होता है ml² T-2, ठीक है, दिस इज एनर्जी। तो ml² T-2 बी का हो जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर्थ, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। ग्रेविटेशनल बी का फोर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल जी, फर्स्ट का तो दोनों में सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो सी और डी का यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है सर, वो होता है Gm/r, ठीक है। और जी को हम क्या ले सकते हैं F इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना, तो पोटेंशियल को हम क्या ले सकते हैं एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। पोटेंशियल क्या होता है एनर्जी पर यूनिट मास, तो एनर्जी का क्या होता है अभी हमने लिखा ml²T-2 अपॉन मास मतलब m, है ना। तो m से L²T-2, L²T-2 पोटेंशियल का होना चाहिए फर्स्ट, तो C का फर्स्ट होना चाहिए, तो आंसर नंबर हमारा क्या जाएगा थर्ड, ठीक। नेक्स्ट, ए सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टेंस इतना, कैपेसिटेंस इतना, रेजिस्टेंस इतना इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, वोल्टेज इतना। If the resonant frequency of LCR is μ0, the frequency of AC source is μ, then हाँ, रेजोनेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी पहले तो बताना है ना। तो आपको AC सोर्स का ओमेगा कितना मिला, ओमेगा AC आपको कितना दिख रहा है इक्वेशन से दिख रहा है 100। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/ω, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2π/100। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100/2π, ठीक है, 1/T होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50/π, ठीक। और तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया 50/π, तो म्यू का वैल्यू 50/π। अब म्यू रेजोनेंस वो कितना हो जाएगा, ओमेगा रेजोनेंस कितना हो जाएगा ओमेगा, तो रेजोनेंस के लिए क्या होता है 1/√LC, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√L का वैल्यू कितना है
L is 10, ठीक। C का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये क्या हो जाएगा 1/√10⁻⁻4, 1/10⁻², तो ये हो जाएगा 100। ये ओमेगा आ गया, ओमेगा रेजोनेंस, ओमेगा आर। तो हमारे पास म्यू आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ω/2π, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 100/2π, तो ये हमारे पास 50/π आ जाएगा। अरे ये दोनों ही सेम आ गए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है। एक बॉल को 60 डिग्री पे फेंका गया है ऐसा, ठीक है। द स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, अरे एट हाईएस्ट पॉइंट पे आपको स्पीड बताना, तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट बचेगा जो कि है 10 cos 60 डिग्री, जो कि है 5। हमारा आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्रॉम एम्पियर circular law for a long cylindrical wire of cross section area carrying steady current, the variation of magnetic field from inside and outside is। अब सर्किटल लॉ का ग्राफ ऐसा होता है, पहले तो वो बना लो मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। बी और आर का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। यहाँ प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब क्या है, लीनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन अप टू बाउंड्री, गलत। यूनिफॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट, गलत। लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग फ्रॉम फॉर आउटसाइड रीजन, ठीक है। लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन अप टू आर, अप टू बाउंड्री एंड डिक्रीजिंग वन विथ 1/r, हाँ ये 4 ज्यादा सही है। लीनियरली डिक्रीजिंग थोड़ी है, 1/r रिलेशन। नेक्स्ट, असर्शन रीजन दे रखा है और हमको बताना है। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग The stretching of a spring is determined by a shear modulus of material of the spring. The stretching of a spring is determined by shear modulus of material of a spring. ना, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग का लेना देना शेयर मॉडुलस से नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील ऑफ सेम डायमेंशन। तो वाई स्टील जो है वो ज्यादा होता है वाई कॉपर से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है कॉपर से, मोर इलास्टिक है। अगर ये मोर इलास्टिक है मतलब ये ज्यादा फोर्स, मोर फोर्स रिक्वायर्ड, ज्यादा फोर्स झेल सकता है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी स्टील की। तो स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो रीजन भी गलत है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, एक सेकंड ना, फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई। क्या बोल रहा है, द स्ट्रेचिंग ऑफ a spring is determined by shear modulus of material of spring। अगर आपके पास ये स्प्रिंग है ऐसे, अगर आप इसमें ऐसे आप खींचते हो स्प्रिंग को एफ फोर्स लगा के, अगर आप इसको एफ फोर्स लगा के खींचोगे तो यहां पर इस वाले सेक्शन में क्या होगा, इस वाले सेक्शन में अगर आप इस सेक्शन को जूम करोगे तो ये वाला सेक्शन आपका ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे आपका रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर शेयर इन्वॉल्व है, तो हम उस हिसाब से असर्शन को सही कह सकते हैं स्प्रिंग के लिए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्प्रिंग, ओनली फॉर स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे फॉर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के लिए ऐसा है, ठीक है। तो ये वाले जो पोर्शंस हैं यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे रोटेट करेगा। तो स्प्रिंग में क्या है, स्ट्रेचिंग कर लेना देना शेयर मॉडुलस से रहता है, ठीक है। और फिर assertion इज ट्रू, द कॉइल स्प्रिंग कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। कॉपर की मोर टेंसाइल, भाई हमको सबको पता है वाई स्टील ज्यादा होता है वाई कॉपर से। तो अगर कॉपर ज्यादा का स्टील वाई का ज्यादा है तो इसका मतलब वाई ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के, नहीं।
हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर का ज्यादा, स्टील का ज्यादा होता है, स्टील को तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगता है, तो रीजन इज ऑल्सो, नहीं रीजन इज फॉल्स, क्योंकि स्टील को तोड़ने में ज्यादा फोर्स लगता है। अदर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर फोर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट, अब यह हमारे पास लॉजिक गेट है, इसका हमको क्या बताना है, ये बताना है कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। चलो, तो सबसे फर्स्ट ये कौन सा गेट है, ये हमारे पास है नैंड गेट, और ये भी हमारे पास है नैंड गेट। ठीक, और ये हमारे पास कौन सा गेट है, ये हमारे पास है एंड गेट। ठीक, चलो, और ये हमारे पास यहां भी फंसा है, ये भी देखना नॉट गेट है ये। ठीक, ध्यान रखना। अब पहले हम 0 0 डालते हैं यहां पर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां 0 डाला, यहां भी 0 डाला। ठीक है, अब अब यहां 0 डाला, तो यहां से इसमें 0 पहुंचा, और यहां से ऐसे करके भी यहां 0 पहुंचा। तो 0 0 अगर आप नैंड गेट में डालोगे, 0 0 अगर आप नैंड गेट में डालोगे, तो आपको क्या मिलेगा बाहर, आपको मिलेगा 1। ठीक, और ये 0 यहां, अब 0 यहां से आया तो यहां पे 1 हो जाएगा। तो यहां से 0 आया, इस वाले नैंड गेट में 0 1 पहुंचा, तो 0 1 पहुंचेगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। और फिर इस एंड में 1 0 पहुंचा, एंड में 1 0 आएगा तो क्या आपको मिलेगा, एंड में 1 0 आएगा तो आपको 1 मिलेगा। तो 0 0 पे 1 मिल रहा है, 0 0 पे 1 मिल रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 0 पे 1 मिल रहा है, तो इन दोनों में से सही हो सकता है। अब देखो 0 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 1, अब हमारे पास अब एक काम करते हैं, 0 1 तो दोनों में सेम है, 1 0 चेक करते हैं। ठीक है, 1 0, तो 1 0 चेक करते हैं। तो आपने यहां 1 डाला, तो यहां पहुंचा 1, ये 1 यहां 0 बन गया, तो यहां पहुंचा 0। अब 1 0 डालना, तो यहां 0 डाला, तो यहां भी 0 पहुंचा, यहां भी 0 पहुंचा। अब नैंड गेट में क्या पहुंचा हमारे पास, 1 0, नैंड गेट में 1 0 पहुंचा, तो ये हो गया 0, यहाँ पे 0 0 पहुंचा नैंड गेट में, तो 0 0 पहुंचा, तो ये पहुंचा 1, तो ये हमारे पास 0 1 पहुंचा, एंड गेट में 0 1 तो 1, तो 1 0 का 1 मिलना चाहिए, तो 1 0 का 1, 1 0 का 1, यही वाला ऑप्शन है, ये नहीं। ठीक हो गया। अब न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इतना स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियस ऑफ इतना, रेडियस ऑफ, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो रेडियस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के। R1 अपॉन R2 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 अपॉन A2 की पावर 1/3 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 125/64 की पावर 1/3, तो ये 5/4 हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, a Wheatstone bridge is used to determine value of unknown resistance x by adding a variable resistance y। x को मेजर करना है y की हेल्प से। ठीक है, फॉर मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x द रेजिस्टेंसेस p और q। अगर हमको अप्रोक्सीमेट, अगर हमको प्रिसाइज वो चाहिए, तो p और q की वैल्यू लगभग बराबर होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, p अपॉन q इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। हमको x नापना है, तो x क्या हो जाएगा, p अपॉन q इंटू वाई। ठीक, तो अगर p और q लगभग हम बराबर ले लेंगे, तो y की वैल्यू, हम x की वैल्यू y के बराबर हो जाएगी लगभग, तो हम अप्रोक्सीमेटली नाप पाएंगे। तो p और q की वैल्यू लगभग बराबर होना चाहिए। p और q की वैल्यू हमको लगभग बराबर इक्वल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सोचने तो एक बार। हाँ, p और q की वैल्यू लगभग इक्वल, स्मॉल लेनी चाहिए, इक्वल लेनी चाहिए। ठीक, दोनों की वैल्यू बराबर लो और इक्वल लो, तो इससे क्या होगा, छोटी वैल्यू है
तो डिवीजन में जो है एरर कम आएगा, ठीक है, और लगभग बराबर होगा तो एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे, तो आप वाई को वेरी कराओगे तो आपको एक्स इजीली मिल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, लेंथ इज इतना, ब्रेथ इज इतना, वैल्यू करेक्ट सिग्निफिकेंट, एरिया हमको बताना है, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा 55.3 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कितने हैं, दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आपके आंसर में कितने होने चाहिए, दो सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए 47 का, ठीक है। हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, दो, तो फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में दो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर। चल, ए बिगर सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, एवरेज रेडियस इतना, रोटेटिंग आउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर इतना, इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट विल बी, ठीक है। तो आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल ऐसा है, ठीक, और इस कॉइल को आप ऐसे रोटेट करा रहे हो, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है। कई बच्चों को लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है इतनी, 2 × 10⁻⁵, ठीक है। अब आप इसको ऐसे रोटेट करा रहे हो, तो आपका फ्लक्स किसी मोमेंट पे फील्ड और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा B × A × cos θ। तो हमारे पास d∅dt कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा BA⍵ ये हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक। तो हमारे पास ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई मैक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा BA⍵, ठीक है। तो इन मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा BA⍵/R, ठीक। तो B कितना है, 2 × 10⁻⁵, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना है, अच्छा एन भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, एन भी होना चाहिए यहाँ पर एन, ठीक, एन भी होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना 1000, ठीक है। एरिया कितना है, रेडियस दी है 10 मीटर, तो हो जाएगा π × 10 का होल स्क्वायर, और ओमेगा दिया है 2, और रेडियस कितनी दी है बेटा, रेडियस दी है 12.56, ठीक है। अब ये देखो 10 का क्यूब और ये मिला के कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 4 × 3.14 अपॉन 12.56, ये देखो लगभग लगभग पूरा एक से कट गया, एक, ठीक। नेक्स्ट, 2 point charges are placed as shown in the figure, magnitude of electric field density। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशन पे क्या होती है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 kp/r³, और इक्वेटोरियल पे क्या होती है, वो होती है kp/r³, यही होती है, ठीक है। तो ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल है दोनों ही केस में, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना, फुल्ली चार्ज इतना, देन इट्स डिस्कनेक्टेड टू बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 900 पिकोफैरेड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज, तो इनिशियल इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा सर, वो तो हो जाएगा C × V के बराबर, जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटेंस कितना है 900 इंटू V का वैल्यू कितना है 100 पिको कूलम, तो 9 × 10⁴ इंटू 10⁻⁻⁹ -9 कूलम, 9 × 10⁻⁻⁵ कूलम हो जाएगा, ठीक है, या 90 माइक्रो कूलम, ठीक। अब दोनों आइडेंटिकल से कनेक्ट कर लिया तो आधा आधा हो जाएगा, इस पे हो जाएगा 45 माइक्रो कूलम, इस पे भी हो जाएगा 45 माइक्रो कूलम, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल, वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ हाफ Q²/2C, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 × 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर बाई C, ये हो जाएगा 900 × 10⁻⁹ -9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45 × 45
इंटू 10 की पावर -12 अपॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -7। ये ऊपर जाके 10 की पावर -5 हो गया, 9 5 is 45। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 5 2 5 20 22 इंटू 10 की पावर -5 जूल, 22.5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 22.5। इसको हम ऐसा भी लिखें कि नहीं, पीको का मतलब 10 की पावर -12 होगा। एक मिनट फिर से करते कैलकुलेशन। पीको मतलब 10 की पावर -12, ठीक है। पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। अभी याद आया मेरे को, ठीक है। पीको का मतलब है 10 की पावर -12। तो इनिशियल चार्ज कितना होगा, इनिशियल चार्ज टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। तो ये पीको फेरेड है, तो 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वी कितना है 100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ठीक। तो इस पे यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, मतलब 4.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम हो जाएगा। इस पे भी 4.5 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। 2 से 2 कैंसिल, क्यू का वैल्यू क्या है 445 इंटू 10 की पावर -9 का होल स्क्वायर बाई सी। सी कितना है, वो है 900 इंटू 10 की पावर -12। तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 45 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 900 इंटू 10 की पावर -12। ये हमने काटा, 10 की पावर -6 बचा। 45 से काटा 20 बार, ठीक है। 2 से काटा 22.5, ये 10 बार। 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो पी को मतलब 10 की पावर -12 होता है ना। तो हमारे पास आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो ये था हमारा 2022 का पेपर डिस्कशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, ठीक है, अप्रोच कैसे है, फटाफट कैसे सोचना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नीट के पेपर के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी तैयारी को जोर शोर से आगे बढ़ाएं। बाय बाय, थैंक यू।